जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक दैट इज अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ना, इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, द ब्राइट क्लासरूम, राइट। और आई होप आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। और आपको बता दूं, इस लेक्चर की खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है, ये पूरा पूरा जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है ना। एनसीईआरटी का जो डाटा है वही है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हमें ये जानना है कि भारत के अंदर कौन कौन सी यूरोपियन कंपनियां जो हैं वो आई हैं, उन्होंने राज किया है, व्यापार किया है। तो भारत के अंदर बेसिकली 5 कंपनियां हैं जो आई हैं। उनमें सबसे पहली कौन सी आई थी? सबसे पहले आई थी पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद आए थे ब्रिटिश, फिर आए थे डच, फिर उसके बाद डैनिश, देन आए थे फ्रेंच, राइट। इनको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पी, ई, डी, डी एंड एफ। पी, ई, डी, डी, एफ। पी से पुर्तगाली, ई से इंग्लिश या ब्रिटिश भी कह सकते हैं, डी से डच, फिर डी से डेनिस एंड देन एफ से फ्रेंच। अच्छा, फिर पूछ लेगा आपसे कि भाई बताओ कौन कौन से सन में ये कंपनी आई है, ईयर कौन कौन सा है। तो पुर्तगाली आए थे सन 1498 में, ब्रिटिश सन 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 और फ्रेंच 1664 में, राइट। पुर्तगाली बेसिकली सबको याद ही होते हैं कि 1498, ये सन याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ब्रिटिशर्स भी याद रहते हैं सन 1600 में। दिक्कत आती है नीचे के 3 में। तो डच आप सिंपल याद रखें 2, डेनिश आ गया 4 का स्केयर यानी कि एंड में 16 हो गया, फ्रेंच की बात करें तो 8 का स्केयर यानी कि 64 हो गया। सिंपल याद करना, पहली याद हो जाएगी 1498, दूसरी सन 1600, उसके बाद 1602, उसके बाद 4 का स्केयर यानी कि 1616, देन 8 का स्केयर यानी कि 1664, 1664। ठीक है। अब यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना लेता है? क्वेश्चन कह देगा कि भाई बताओ जो है सबसे पहली यूरोपियन कंपनी कौन सी थी जो भारत में आई थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन सी यूरोपियन कंपनी आई थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? फ्रेंच। ठीक है। अब ये तो होगी टाइमलाइन, ठीक है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर तो हम बेसिकली पुर्तगालियों के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी की 4 कंपनी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यूरोपियन कंपनियों को भारत में आने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। अगर हम मैप देखें, वर्ल्ड मैप देखें, तो देखिए ये है मैप। भाई ये रहा इंडिया, यहाँ पर है इंडिया, ठीक है, और ये रहा इधर यूरोप, ठीक है। और यूरोप से इंडिया, उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं था, है ना, इंटरनेट नहीं था। फिर इनको इंडिया के बारे में पता कैसे चला? तो बेसिकली इनको पता चला था यहाँ पर अफ्रीका और अरब के जो देश थे ना, यहाँ के जो व्यापारी थे उनकी वजह से। यहाँ के व्यापारी क्या करते थे? इंडिया से सामान खरीदते थे, है ना, रॉ मटेरियल खरीदते थे, मसाले हो गए, कपास हो गई, उसको फिर इस रास्ते से ले जाते थे और वो कहाँ पर बेचते थे? यूरोप में बेचते थे। अब जैसे इंडिया का मसाला है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, यूरोप के मसाले की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो यूरोप के लोगों को इंडिया का मसाला बड़ा पसंद था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप को इंडियन या इंडिया के बारे में कैसे पता चला? तो अफ्रीकन और ये जो अरब देश जो थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, इनकी वजह से जो है उन देशों को पता चला, राइट। उसके बाद धीरे धीरे हुआ क्या, जो यूरोपियंस थे ना, तो यूरोपियंस को बेसिकली जो है ना 3 मेन फैक्टर थे जिसके लिए उनको जो है भारत आने की सूझी। 3 मेन फैक्टर कौन कौन से थे? तो जो 3 मेन फैक्टरों में एक तो आता है गॉड। गॉड मतलब स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि वो अपना जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार करना चाहते थे, एक तो ये रीजन था। दूसरा गोल्ड। गोल्ड माने संपत्ति। संपत्ति यानी कि वो प्रीशियस मेटल्स और स्पाइसेस, यानी कि जो मसाले थे, ठीक है, मसाला हो गया, सोना चांदी हो गए, ये सब वो चाहते थे कि भाई जो है नई लैंड यानी कि इंडिया से इनको मिले। दूसरा क्या था? ग्लोरी, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, यानी कि वो क्या चाहते थे कि वहां के जो राजा थे, यूरोप के जो राजा थे, वो चाहते थे कि हमारा एक्सपेंशन हो, हमारा विस्तार हो, हम अलग अलग जमीन पे, अलग अलग देशों पे राज करें। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये 3 चीजें हैं जिनकी वजह से यूरोपियंस ने सोचा कि हम भी कहाँ जाएंगे? इंडिया में जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी और डिटेल अगर मैं 5 यूरोपियन कंपनी के बारे में बताऊं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ना एनसीईआरटी से लिया गया है, तो ध्यान से समझना, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, टेबल के अंदर हमने 5 कंपनियों के नाम लिख दिए, जैसे क्यों कौन कौन सी हैं। एक तो आ गई आपकी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। उसके बाद एक आपकी आ गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद एक आ गई आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर कंपनी के पीछे नाम क्या लिखा हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी।
है ना। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कैसे पड़ा, दोबारा से इस मैप को देखिए। देखिए यहां पर कहीं है यूरोप, है ना, ये है यूरोप, ये है इंडिया। तो यूरोप से इंडिया किस तरफ पड़ता है, तो यूरोप से इंडिया पड़ता है ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ पड़ता है, ईस्ट की तरफ पड़ता है। इसीलिए हर कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा गया, हर कंपनी के उन्होंने अपना नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली वो इंडिया को इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया ही बोलते थे। अब पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये कौन से देश की है, पुर्तगाल की है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेदरलैंड की है। अच्छा, नेदरलैंड को वैसे हॉलैंड भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा इसका पुराना नाम है हॉलैंड, ठीक है। अच्छा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये डेनमार्क देश की है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है, तो फ्रांस की है। ये आगे सन कि भाई किन किन सालों में जो है ये कंपनियां बनी थी, और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस सन में बनी थी, तो जवाब क्या होगा, सन 1600 में। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1628 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश 1616 और फ्रेंच 1664। अब आप कहेंगे जी ये चारों सन तो ठीक है, लेकिन ये पोर्चुगीज 1628 पे, बिल्कुल जी ये 1628 ही है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। फिर आता है हेडक्वार्टर्स। तो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेड ऑफिस कहाँ बनाया, पहले कोचिन में बनाया था, फिर गोवा में बनाया था। हेडक्वार्टर को हम हिंदी में बोल सकते हैं राजधानी, कि भाई इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाई। अच्छा, जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका हेड ऑफिस कहाँ पर था, तो इनका था फोर्ट विलियम, बंगाल में। कई बार पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कहाँ पर है, बंगाल में है, और फोर्ट विलियम ही किसकी जो है राजधानी थी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। डचों की राजधानी क्या थी, पुलिकट। डेनिश की क्या थी, सेरमपोर, जो कि बंगाल में है। और फ्रेंच की क्या थी, तो पौंडीचेरी, राइट। अब देखिए दो चीजें और ध्यान रखना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम बेसिकली ये नाम दे देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसका जो असली नाम था वो ये था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। ध्यान से इस नाम को नोट करिएगा अपने नोट्स में कि इस कंपनी का असली नाम क्या था, तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंच में नाम क्या था, तो शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, तो इसका नाम हम प्रोनाउंस कर सकते हैं कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स, ठीक है, ये इसका फ्रेंच में नाम था। तो इसको ध्यान में रखिएगा इन दोनों नामों को। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है वो ये है कि भाई सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत में आए थे, राइट। रूट हमने देख लिया, मैंने आपको बताया कि भाई यूरोपियन इंडिया में आए कैसे, है ना, उनको इंडिया के बारे में पता कैसे चला। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई पोर्चुगीज सबसे पहले भारत में आए हैं। अब पुर्तगालियों में भी सबसे पहले कौन भारत में आया था, कैसे भारत में आया था, उसको क्या क्या दिक्कतें हुई, है ना, और कैसे उनका मेन मकसद क्या था इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप इस मैप पे समझिए। देखिए सबसे पहला बंदा जो भारत में आया था ना, सबसे पहला बंदा जो भारत में आया था, उस बंदे का नाम था वास्को डी गामा। नाम सबने सुना होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहाँ से चला, ये था लिस्बन, है ना। वास्को डी गामा यहाँ से चला, लिस्बन से चला था, और यहाँ से ऐसे होते होते केप वर्दा, ठीक है, फिर सेंट हेलेना, और यहाँ से होते होते इधर आ गया, दैट इज केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो है ना, ये ज्योग्राफी के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केप ऑफ गुड होप, इस नाम को याद रख लीजिएगा। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और क्वेश्चन पूछ ले केप ऑफ गुड होप किस देश में है, तो ये बच्चों ये है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है। और साउथ अफ्रीका के कौन से शहर में है, तो ये पड़ता है केप टाउन में, केप टाउन में आता है केप ऑफ गुड होप। अच्छा, वास्को डी गामा यहाँ पर आ गए केप ऑफ गुड होप में। अब यहाँ पर इनको आगे रास्ता नहीं मिल रहा था कि यार अब आगे कैसे जाएं, तो यहाँ पर एक बंदा था, और उस बंदे का नाम था अब्दुल माजिद। क्या नाम था, अब्दुल माजिद। ये गुजराती व्यापारी था। अब्दुल माजिद ने वास्को डी गामा की मदद की थी, और यहाँ से वो होते 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 इधर आए थे और यहाँ पर पहुंचे। और ये जगह कौन सी थी, तो ये जगह थी कालीकट बंदरगाह। क्या थी, कालीकट बंदरगाह। ये केरल में है, वर्तमान में इसे कोझिकोडे कहते हैं। और यहीं पर यहाँ के जो राजा थे जैमोरिन, जैमोरिन ने जो है इनका स्वागत किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्को डी गामा किस रास्ते से भारत में आए थे, तो आपको जवाब में क्या मिलेगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में आए थे। वास्को डी गामा की मदद किसने की थी, तो मदद की थी अब्दुल माजिद ने। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो जो स्वागत किया था जैमोरिन ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा कि भाई वास्को डी गामा के जहाज का नाम बताइए, तो वास्को डी गामा का जो जहाज था उसका नाम था गैब्रियल। क्या नाम था, गैब्रियल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा,
ठीक है। उसके बाद एक चीज और पूछ लेता है कि भाई जो पुर्तगाली थे उनका मेन मकसद क्या था भारत में, वो मेनली करने क्या आए थे। तो भारत में बेसिकली वो करने क्या आए थे, तो वो करने आए थे मसालों का व्यापार। क्या करने आए थे, मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे। थोड़ा और डीप में पूछ लीजिए किस चीज का मसाला, तो मसाला था काली मिर्च। क्या था, काली मिर्च। ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चले थे और भारत में कालीकट बंदरगाह पहुंचे। किस रास्ते से भारत में आए थे, तो वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में आए थे। और किसने मदद की, तो अब्दुल माजिद ने मदद की थी। और भारत में कहाँ पर उतरे, कालीकट बंदरगाह। किसने स्वागत किया, तो जैमोरिन ने किया था। अच्छा, जहाज का नाम क्या था इनके, तो गैब्रियल। और ये बेसिकली क्या करने आए थे, तो मसालों का व्यापार। और मसालों में भी कौन सा मसाला, तो काली मिर्च। ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली यहाँ पर डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, कि 1498 में आए थे, केप ऑफ गुड होप, हर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है ना वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी गई है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ये लास्ट पॉइंट बड़े ध्यान से नोट कर लेना, एग्जाम में कई बार आता है कि वास्को डी गामा जो है ना, वास्को डी गामा बेसिकली भारत में दूसरी बार कब आए थे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आए, तो यहां पर क्या जवाब होगा, तो 1501। ठीक है ना, वह 1501 में कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में दोबारा आए थे। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार आए थे सन 1498 में और दूसरी बार आए थे सन 1501 में। ये वास्को डी गामा की फोटो देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए आए। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन कहता है कि पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां कौन कौन सी थी। तो देखिए, फैक्ट्रियों की बात करें तो फैक्ट्रियां बेसिकली इनकी तीन थी। उनको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, CCG। सी से कालीकट, देन सी से कैन्नौर एंड देन जी से गोवा। कालीकट में फैक्ट्री कब खोली, 1503 में। और कैन्नौर में कब खोली, 1505 में। और गोवा में कब खोली, तो 1510 में। तो कालीकट 1503, कैन्नौर 1505 और गोवा में 1510। एक बार एनटीपीसी में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये पूछा गया, कहता है जी जो पुर्तगालियों ने जो फैक्ट्रियां खोली थी ना, उस फैक्ट्री का मतलब क्या था। तो कुछ नहीं था भाई, फैक्ट्री चीजों को संग्रहित करने के लिए एक गोदाम था। ये ऑप्शन में था वर्ड, वेयर हाउस। जैसे इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे ही हम फैक्ट्री वर्ड सुनते हैं ना, तो फैक्ट्री वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि भाई वहां पर ना बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, मजदूर होंगे, मजदूर आ रहे होंगे जा रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी फैक्ट्रियों का सिंपल सा मतलब था वेयर हाउस, यानी कि गोदाम। यानी कि ये क्या करते थे, जो भी रॉ मटेरियल खरीदते थे भारतीयों से, मसाला जो भी खरीदते थे वो यहाँ पर रखते थे वो, तो उसको कहेंगे गोदाम यानी कि फैक्ट्री। तो ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ले कि पुर्तगालियों की फैक्ट्रियों का मतलब क्या है, तो पुर्तगालियों की फैक्ट्रियों का मतलब है गोदाम यानी कि वेयर हाउस। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा पहले यूरोपियन थे जो भारत में आए थे, लेकिन आपको बता दूं वास्को डी गामा से पहले भी एक बंदा था जो इंडिया के लिए निकला था। उसने आधा रास्ता भी तय कर लिया था लेकिन वो भारत तक पहुंच नहीं पाया, और उस बंदे का नाम था बोर्तोलोमेओ दियास। ठीक है, बोर्तोलोमेओ दियास। इस बंदे का नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलता है, एनसीईआरटी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा। एक्चुअली क्या था कि ये बंदा लिस्बन से चला और केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया था। याद है केप ऑफ गुड होप, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया लेकिन इंडिया नहीं पहुंच पाया। और ये कब की बात थी, तो सन 1488 की बात थी। सन 1488 में बोर्तोलोमेओ दियास जो है वो केप ऑफ गुड होप तक तो आ गया लेकिन इंडिया तक नहीं पहुंच पाया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भी पहले इंडिया आने वाला बंदा कौन था, बार्तोलोमेओ दियास। लेकिन जो है ये पहुंच नहीं पाया, लेकिन इसके बाद फिर वास्को डी गामा आए और वास्को डी गामा जो है यहाँ पर पहुंच गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे। अगली जो चीज, इस बंदे का नाम भी याद रखिएगा, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। क्या नाम है, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। ये बंदा जो है दूसरा पुर्तगाली है जो भारत में आया था। राइट, पहले वास्को डी गामा आए सन 1498 में। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा 1501 में आए थे दूसरी बार। लेकिन इस बीच में दूसरा पुर्तगाली जो कि सन 1500 में आया था, उस बंदे का नाम क्या था, तो उस बंदे का नाम था पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना है। पहले जिसने आना था वो कौन था, बार्तोलोमेओ दियास। उसके बाद आया कौन, वास्को डी गामा। उसके बाद अगला बंदा जिसने आना था वो कौन था, तो पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। कैब्राल आप बस एक मेन नाम याद कर सकते हैं और ज्यादा आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर, गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज। देखिए, गवर्नर का मतलब हो गया कि पुर्तगाल के जो राजा थे ना,
उन्होंने कहा कि यार हम इंडिया में गए, वहाँ के लोकल लोगों से हमने रिलेशंस बना लिए, राजाओं से मिल लिए। अब वहाँ पर जो हमने फैक्ट्रीज जो खोली हुई हैं, जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं, उनको संभालने के लिए भी तो बंदे चाहिए ना, है ना, उनको संभालने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नर बना के भेजे इंडिया के अंदर। मेनली अपने को 3 गवर्नर याद करने हैं। उनमें सबसे पहला कौन सा है, अल्मेडा। सबसे पहला कौन सा है, अल्मेडा। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क से तो बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में। सबसे पहला अल्मेडा, दूसरा अल्बुकर्क, और तीसरा है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है, नीनो डी कुन्हा। ये 3 जो है आपको जो है नाम याद रखने हैं। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, उसके बाद अल्बुकर्क, उसके बाद कौन सा आएगा, तो नीनो डी कुन्हा। इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके जानते हैं कि इनके बारे में क्या खासियत है। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आता है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अल्मेडा की बात करें तो ये 1505 से लेकर 1509 तक पुर्तगालियों के गवर्नर रहे। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोचिन को अपना हेड ऑफिस बना लिया था। इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, कोचिन में। मैंने आपको बताया था ना कि कोचिन की 2 राजधानी थी, एक तो थी कोचिन और दूसरी कौन सी थी, गोवा। तो सबसे पहली राजधानी कोचिन वो इन्होंने ही बनाई थी। गोवा बाद में चेंज की गई थी, आगे नीनो डी कुन्हा आएंगे, उन्होंने चेंज कर दिया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, है ना, नीला जल नीति। इसका मतलब क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है? आप लोगों ने इतिहास में आज तक यही सुना होगा ना कि भी जितने भी युद्ध हुए ना, ठीक है, तो वो जमीन के लिए हुए हैं, है ना, जमीन के लिए हुए हैं या महिला के लिए हुए हैं, इन्हीं के लिए युद्ध हुए हैं। लेकिन ये अकेला बंदा था जो कहता है भैया हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें तो समुंदर चाहिए, समुंदर चाहिए हमें। समुंदर कैसे चाहिए, देखिए मैंने आपको बताया, ये मैप था भाई। ये क्या करते थे, इंडिया में आए हुए हैं, इंडिया से सामान लेकर जाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर यूरोप में। तो ये जितना भी समुंदर था ना, ये जो जितना भी समुंदर है, यहाँ पर बेसिकली जो अरब देश के जो व्यापारी थे उनका कब्जा था। तो इनका मानना ये था कि यार भी अगर अपने को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है ना, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपने को इस समुंदर के ऊपर राज करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, इन्होंने शुरू कर दिया ब्लू वाटर पॉलिसी। इनका मकसद ये था कि भाई जहाज में जब हम सामान लेके जाएंगे ना, तो साथ में हम क्या करेंगे, साथ में हम वहां पर जो है हथियार भी लेके चलेंगे, ताकि अगर कोई भी हमसे बीच में हमें कोई रोके या कोई बात हो तो हम वहीं पे लड़ेंगे समुद्र के बीच में। और जो है हम क्या करेंगे, हमें समुद्र पे कब्जा करना है। और ऐसा टाइम कर दो कि भाई समुद्र से किसी को गुजरना भी हो ना, किसी को गुजरना है तो वो लोग हमें टैक्स देंगे, हम किसी को टैक्स नहीं देंगे। राइट, इन्होंने क्या किया, भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगालियों को पकड़ को मजबूती देने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। राइट, उन्हें विश्वास था कि जमीन पर कारखाने और किलों का निर्माण करने की बजाय उन्हें समुद्र पर शक्तिशाली बनने पर जोर देना चाहिए, ताकि अरब आक्रमणों और अन्य प्रतिकूल यूरोपीय कंपनियों को रोका जा सके। राइट, यानी कि वही है जो मैंने आपको बताया कि अरब जो है वो उन पे हमला ना करें, ठीक है, करे तो भैया उनको ही टैक्स देना पड़े, और जो यूरोपियन कंपनीज है उनको भी क्या करना पड़े, समुद्र से गुजरने के लिए टैक्स देना पड़े। राइट, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला जो बंदा आता है ना, उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में आपको बहुत ही जरूरी है जानना। ठीक है, अल्बुकर्क जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए, इसे जो है वास्तविक संस्थापक कहा गया है, इसे पुर्तगालियों का भारत में रियल फाउंडर कहा गया है। देखिए, नो डाउट वास्को डी गामा आए, ठीक है, वो चले गए, फाउंडर तो वही थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर कौन था, तो रियल फाउंडर था अल्बुकर्क। क्यों था, एक तो इसने ना सती प्रथा खत्म करवा दी थी अपने एरिया में। इसने ये कहा कि भाई जहां पर पुर्तगालियों का एरिया है ना, जहां पे पुर्तगाली रहते हैं, वहां पर सती प्रथा नहीं होगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि सती प्रथा तो राजा राम मोहन रॉय ने खत्म की, उन्होंने पूरे भारत में खत्म की करवाई थी, लेकिन पर्टिकुलर एरिया जहां पर पुर्तगाली जो है व्यापार करते थे, वहां पर सती प्रथा किसने खत्म करी थी, तो अल्बुकर्क ने की थी। दूसरा, इनके जो साथी थे पुर्तगाली, उनको इन्होंने मोटिवेट किया कि यार तुम भारत को घर ही समझो अपना, और यहाँ पर जो लोकल जो महिलाएं हैं आप उनसे शादी करो। बेसिकली ही वांट्स कि यार भी रिलेशंस बने, पुर्तगालियों और इंडियंस के बीच में क्या बने, रिलेशंस बने, एक अच्छे रिलेशंस बने। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपने साथ के जो बंदे थे उनको कहा कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करो, जिससे रिलेशंस बनेंगे और हम जो है भारत के लोगों के साथ और अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। अच्छा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था ना ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ना इन्होंने जो है कार्टेज सिस्टम शुरू कर दिया। इन्होंने क्या शुरू कर दिया, कार्टेज सिस्टम। इसमें क्या था, इसमें इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी में हम आपसे कोई लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपको आप रूटीन में उस मतलब समुद्र से गुजरते हो, आपका जहाज रूटीन में समुद्र से गुजरता है ना,
तो आपको कुछ नहीं, आप जो है कार्टर सिस्टम ले लो, यानी कि एक लाइसेंस ले लो आप हमसे। आप लाइसेंस ले लो, उसकी साल की एक फिक्स फीस होगी, आप एक बार में फीस भरो, आप पूरा साल कितनी भी बार उस समुद्र से आ जा सकते हो। बेसिकली वही, जैसे अभी टोल वाला चल रहा है ना, वो 3,000 रुपये एक साल के अंदर और 200 ट्रिप आपकी फ्री है, वही चीज है। तो भी आप हमसे क्या कर लो, आप हमसे कार्टर सिस्टम ले लो, आप हमसे एक लाइसेंस ले लो, ठीक है, पुर्तगालियों से, और आप कितनी भी बार साल में आ जा सकते हो। दैट इज कार्टर सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टर सिस्टम आपस में ही जॉइंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इनके बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1510 में इन्होंने क्या किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। 1510 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनको हरा दिया और उनसे क्या जीत लिया, गोवा। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भाई जो अल्बुकर्क थे उन्होंने किसको हराकर गोवा जीता था, तो नाम याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह। इस तरह से हम देखें तो गोवा जो है ना भारत का पहला क्षेत्र था, भारत का पहला क्षेत्र था जहां पर किसी यूरोपियन ने उस एरिया पे कब्जा कर लिया हो, और वो यूरोपियन कौन थे, पुर्तगाली थे। तो ध्यान रखिएगा, गोवा यूरोपीय लोगों द्वारा अधिकृत किया जाने वाला पहला भारतीय क्षेत्र था, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य के जो है कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय को हराकर भटकल भटकल पर भी कब्जा कर लिया था। भटकल जगह है कर्नाटका में, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था, और उसके लिए इन्होंने जो है किसको हरा दिया था, तो इन्होंने हरा दिया था कृष्णदेव राय को, ठीक है। कार्टर सिस्टम, ये जो मैंने अभी आपको बताया वही है, ठीक है। और भाई एक लाइसेंस दे देंगे हम आपको, और उसके लिए जो है आपको पूरा साल कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार फीस भरो। इवन मुगल्स जो थे, जो मुगल जो शासक थे उस टाइम पे, उन्होंने भी, उनको भी जो है क्या करना पड़ता, उनको भी टैक्स जो है ना, ये लाइसेंस लेना पड़ा था, कार्टर सिस्टम, राइट। या आप इस तरह से आप यहाँ पे इस मैप पे देख सकते हैं ना, जैसे यार, जैसे मान लो अभी टोल बना दिया है ना, ये टोल बना दिया, इस तरह से कोई जहाज आ रहा है तो भैया अपना वो लाइसेंस दिखाओ और अपना निकल जाओ, तो लाइसेंस नहीं है तो भैया अपने वापसी जाओ, हम आपको यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि अल्बुकर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट आते हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुर्तगालियों की राजधानी ना कोचीन से गोवा में ट्रांसफर कर दी थी। पहले जो है पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी, पहले राजधानी थी कोचीन, और अब इन्होंने क्या बोल दिया कि अब जो है क्या होगी राजधानी, अब होगी राजधानी गोवा, क्या होगी, गोवा। अच्छा, नीनो दी कुन्हा ने क्या किया था, गुजरात के एक सुल्तान थे, गुजरात के एक राजा थे, उनका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह पर मुगलों ने हमला कर दिया, ठीक है। बहादुर शाह पे क्या किया था, मुगलों ने हमला कर दिया था, और नीनो डी कुन्हा यानी कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने बहादुर शाह की मदद की। मुगल हार गए, ये जीत गए, है ना। इससे जो है बहादुर शाह बड़े खुश हुए, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गिफ्ट दिया इनको, वो दिया था आइलैंड ऑफ बसीन। आइलैंड ऑफ बसीन आपको दिखा दूं, यहां पर है वो, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये रहा वो आइलैंड, ये है वो आइलैंड, आइलैंड ऑफ बसीन, इनको जो है गिफ्ट में दिया था, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि पुर्तगालियों को बेसिन द्वीप जो है किसने दिया था, तो सुल्तान बहादुर शाह ने दिया था, राइट। कब दिया था, जब हुमायूं ने हमला कर दिया था, और बहादुर शाह की मदद की थी पुर्तगालियों ने, और हुमायूं को हरा दिया था। एक और बात ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने क्या किया था, बंगाल के अंदर जो हुगली है ना, हुगली, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो हुगली है, वो समुद्र डकैती के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। तो बेसिकली यहाँ पर है बच्चों हुगली, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर ये हुगली, इस एरिया को पुर्तगालियों ने यूज किया था जब ये क्या करते थे, समुद्र में डकैती करते थे। तो समुद्र में डकैती के लिए इन्होंने कौन सा एरिया चुना था, तो वो चुना था हुगली। कौन सा वो चुना, तो हुगली, राइट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं, उसको बताने से पहले अभी तक हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। बड़ा ही सिंपल है, हमने टॉपिक शुरू किया, हमने कहा कि भी हम पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। फिर हमने देखा कि भाई भारत के अंदर जो है 5 यूरोपियन कंपनियां हैं जो आई हैं, पुर्तगाली, इंग्लिश, डच, डेनिश और फ्रेंच। पुर्तगाली आए थे 1448, इंग्लिश 1600, डच 1602, डेनिश 1616 और फ्रेंच 1664 में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मेन के मकसद क्या थे, तो 3 थे, है ना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, मसाले वगैरह लेना, और अपने जो है एम्पायर का एक्सपेंशन करना। उसके बाद यहाँ पर हमने डिटेल्स पढ़ी, कौन कौन सी कंपनी थी, वो कब बनी थी, और उनका हेड ऑफिस कहाँ पर था, राइट। उसके बाद हमने देखा पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगालियों में सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा, 1498 में आए थे, है ना। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में आए थे। अब्दुल माजिद एक गुजराती पायलट थे, उन्होंने इनकी मदद की थी। कालीकट बंदरगाह में उतरे थे, कोजीघाट इसको वर्तमान में बोलते हैं,
जहाज का नाम इनके गैब्रियल था और 1501 में ये दोबारा भारत में आए थे और इनका मेन उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना। फैक्ट्रीज हमने पढ़ी, फैक्ट्रीज 3 थी, CCG, कालीकट, कैन्नौर और गोवा। 1503, 1505 और 1510 में ये बनी थी। और जो है फैक्ट्रीज का मतलब क्या था इनके, तो फैक्ट्रीज का मतलब था इनका वेयर हाउस यानी कि खाली गोदाम। उसके बाद हमने देखा कि भाई वास्को डी गामा से पहले भी एक बंदा था जिसका नाम था बार्थोलोमेओ दियास। ये केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद इंडिया तक नहीं पहुंच पाया था। और ये कब आया था? 1488 में आया था। उसके बाद वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली जो भारत में आया था उसका नाम था कैब्रल, है ना, पूरा नाम था पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। उसके बाद हमने देखा कि भी पुर्तगालियों के गवर्नर जो हम पढ़ ही रहे हैं, अल्मेडा के बारे में हमने पढ़ा। 3 मेन गवर्नर पढ़ने थे, अल्मेडा, अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा। अल्मेडा के बारे में 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इन्होंने पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन में बनाई और इन्होंने क्या शुरू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने शुरू की, राइट। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में आपको बताया कि भाई हमें जमीन पे राज नहीं करना, हमें समुद्र पे राज करना है और समुद्र जो है हम उनसे दूसरे व्यापारियों से लड़ेंगे। दैट इज ब्लू वाटर पॉलिसी। हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें समुद्र चाहिए। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? अल्बुकर्क के बारे में। इनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अल्बुकर्क के बारे में क्या बोलता है कि ये पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक थे, राइट। इन्होंने जो है ना ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत क्या शुरू कर दिया था? कार्टरेज सिस्टम शुरू कर दिया था कि आप एक ही बार लाइसेंस लो और बस उसकी फीस भरो, पूरे साल आप कभी भी आ जा सकते हो। सती प्रथा इन्होंने खत्म की और अपने साथियों को कहा कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करो ताकि हमारे रिलेशंस अच्छे हो सके। और इन्होंने क्या किया? 1510 में इन्होंने क्या किया था? यूसुफ आदिल शाह जो कि गोवा के सुल्तान थे, उनको हराकर उनसे जो है ना बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर उनसे गोवा जीत लिया था, है ना। और उसके बाद जो गोवा पहला इंडिया का क्षेत्र था जिसके ऊपर किसी यूरोपियन कंपनी ने कब्जा किया था। उसके बाद 1510 में इन्होंने क्या किया? विजयनगर के साम्राज्य के सम्राट थे कृष्णदेव राय, उनसे जो है क्या जीत लिया था इन्होंने जीत लिया था भटकल जो कि कर्नाटका में है, राइट। उसके बाद हमने बात की नीनो डी कुन्हा की। नीनो डी कुन्हा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा बना दी। तो पुर्तगालियों की पहली राजधानी पूछेगा तो कोचीन और पुर्तगालियों की दूसरी राजधानी पूछेगा तो गोवा, ठीक। अच्छा, गुजरात के एक सुल्तान थे बहादुर शाह, उनकी मदद की हुमायूं के खिलाफ और बदले में जो है जब ये जीत गए तो बदले में इनको जो है बेसिन द्वीप एज ए गिफ्ट दिया गया और हुगली इन्होंने जो है डकैती के लिए अपना अड्डा बनाया हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। देखिए 1942 में ना 1942 में 2 बंदे आए। 1942 में 2 बंदे आए, एक थे सेंट जेवियर और एक पुर्तगाल के गवर्नर थे मार्टिन डिसूजा, ठीक है। जेवियर और मार्टिन डिसूजा ये बेसिकली इंडिया में आए थे क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। ये इंडिया में क्यों आए थे? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। इनका नाम याद रखिएगा, सेंट जेवियर और मार्टिन डिसूजा। इन्होंने क्या किया था? कोरोमंडल तट और जो आपका मालाबार तट है, कोरोमंडल तट पर ना एक मछुआरों की एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है प्रावर्स, है ना, प्रावर। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया प्रावर कहां पर रहते हैं? कोरोमंडल तट के जो मछुआरे हैं उनको कहा जाता है। और मालाबार तट पे जो मछुआरे हैं उनको नाम है मुकुवर। क्या नाम है? मुकुवर। तो ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट पे प्रावर और मालाबार तट पे कौन है? तो मुकुवर। तो इनको जो है ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म में इनको जो है कन्वर्ट करवाया गया। प्रचार के लिए दोनों बंदे इंडिया में आए थे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये है मालाबार कोस्ट और ये है कोरोमंडल, ठीक है। मालाबार तट और कोरोमंडल तट। तो ध्यान रखिएगा, जो मालाबार तट था बेसिकली मालाबार तट जो कि वो केरल में है, यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे मुकुवर, मछुआरों की ट्राइब है। और कोरोमंडल तट की बात करें तो यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर थे प्रावरा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट कई बार पूछ लेता है कहां पर है, तो कोरोमंडल तट पड़ता है आपका तमिलनाडु में। और मालाबार तट पूछ ले तो कहां पर पड़ता है? तो मालाबार तट पड़ता है केरला के अंदर, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद में रखनी है, अब 1612 में ना एक युद्ध हुआ था। 1612 में एक युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम था बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली किसके बीच में हुआ था? एक तरफ थे पुर्तगाली और एक तरफ थे ब्रिटिश। पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था और इस युद्ध को जीता था ब्रिटिशर्स ने। किसने जीता? ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध को जीत लिया था और किसके ऊपर कब्जा कर लिया था? सूरत पे कब्जा कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा, 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। और जहां पर जो है ब्रिटिशर्स ने किसके ऊपर कब्जा कर लिया था? तो ब्रिटिशर्स ने सूरत पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्चुगीज। भी पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या योगदान दिया है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जहाज निर्माण, शिप मैन्युफैक्चरिंग, जो पानी वाले जहाज होते हैं उनका निर्माण। अच्छा, जो इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स है यानी कि भारत की जो औषधीय हैं, ठीक है, उनका पहला वैज्ञानिक कार्य
है ना, उनके उनके ऊपर साइंटिफिक उनके ऊपर रिसर्च वगैरह की। अच्छा, उसके बाद 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गोवा में, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गोवा में। और क्या क्या, तंबाकू, आलू, अनानास, मिर्च, है ना, टमाटर की खेती, काजू, मेवा, नारियल की बेहतर किस्मों की फसल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे योगदान हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में पहली बार हुई, जहाज निर्माण, है ना, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर रिसर्च की इन्होंने। तो ये सारी चीजें भी आपको जो है याद रखनी है। उसके बाद अगला जो है इंपॉर्टेंट है वो है ये सम फेमस पोर्चुगीज बैटल्स इन इंडिया, यानी कि पुर्तगालियों ने भारत में बेसिकली कौन कौन से युद्ध लड़े। ठीक है, कौन जीता कौन हारा इतना डिटेल में आप ना जाएं, बस इतना ध्यान रखिए कौन कौन से युद्ध लड़े। बैटल ऑफ कन्नौर 1506 में, बैटल ऑफ चौल ये लड़ी थी इन्होंने 1508 में। और बैटल ऑफ चौल, इसके अंदर कुछ नहीं, पुर्तगाली थे एक तरफ, दूसरी तरफ थे टर्की, इजिप्ट और गुजरात, ये तीनों एक साथ थे। फिर आती है बैटल ऑफ ड्यूक 1509 में, इसके अंदर पुर्तगाली जीत गए थे, एक तरफ उसमें थे पुर्तगाली, दूसरी तरफ थे इजिप्ट, गुजरात और जैमोरिन थे कैलकाटा के। ठीक है, अच्छा 1510 में गोवा जीता, ये हमने पढ़ ही लिया। बैटल ऑफ स्वाली 1612, है ना, ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों के बीच में हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स जीते थे, ये भी हमने देख लिया। बैटल ऑफ गोवा ये 1638 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कुछ एक बस ये बैटल्स हैं, इनके सन पूछ लेते हैं। बैटल ऑफ कैनोर 1506, बैटल ऑफ चौल 1508, बैटल ऑफ ड्यू 1509, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा यानी कि गोवा को जीता 1510 में, बैटल ऑफ सवाली 1612 और बैटल ऑफ गोवा 1638। सबसे लास्ट पॉइंट बच्चों, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है। 1595 तक ना इंडियन ओशन यानी कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर पर जो है इनका एकाधिकार था। यानी कि 1595 तक जो है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर तक राज किया है। मोनोपोली तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, एकाधिकार, और किसी का यहाँ पे राज नहीं था। 1954 की बात करें तो 1954 में क्या था, दादरा और नगर हवेली यहाँ पर पुर्तगाली जो है ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में था 1954 तक। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ा कि पहली यूरोपियन कंपनी जो भारत में आई थी वो कौन सी थी, वो पुर्तगाली थी। कमाल की बात यह कि सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए हैं। इंडिया हालांकि 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन पुर्तगालियों का कब्जा गोवा पे जमा हुआ था। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 1961 में एक आर्मी ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था, जिसके बाद गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली यूरोपियन कंपनी जो भारत में आई वो कौन सी थी, पुर्तगाली। सबसे आखिर में कौन सी कंपनी जो भारत से गई है, तो वो भी पुर्तगाली ही है। और पुर्तगाली कहां से गए थे, तो पुर्तगाली गए थे गोवा से। कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय। कब चलाया गया था, 1961 में। ठीक है, और 1961 में ही गोवा को क्या बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था शुरुआत में। लेकिन गोवा आज के टाइम में तो राज्य है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा गोवा राज्य कब बना, तो गोवा राज्य बना है 1987 में। कब बना, 1987। क्वेश्चन पूछ ले कि उस राज्य का नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, तो दैट इज गोवा। वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो 1961 में बना था, और राज्य कब बना, तो 1987 में। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। अब पुर्तगालियों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड था। आई होप अब आपका जो है पुर्तगालियों से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आपके सारे क्वेश्चन जो है आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। ठीक है, और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, और ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।